नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ। लीगल चैनल्स में आपका स्वागत करता हूं। मुसीबत तो यही है कि केस लग जाते हैं और हम आज तक ये नहीं समझ पाते कि ये केसेस हम पे लगे क्यों। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए अब हमें आज इसी रीज़न में घुसना पड़ेगा कि देखिए, दो चीज़ें हैं कि मैं दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, उनको पहले डिस्कस करूँगा, फिर उसके रीज़न पे जाऊँगा कि क्या होता है। देखिए, वो बहुत सिंपल है कि एक पॉइंट ये है कि दहेज लेते क्यों हैं, दहेज देते क्यों हैं, और थर्ड रीज़न नहीं है, उस समस्या के जड़ तक जाने की बात है जो ये कहती है कि दहेज के केस लगते क्यों हैं। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर बता देता हूँ। भारतीय जो परंपरा है, यानी स्पेशली हिंदुओं में जो परंपरा है, इवन सभी लोग भारतीय हैं, मैं हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई नहीं कर रहा हूँ, सभी भारतीय हैं। हम जो लोग इस भारत देश में सिंधु भूमि में जो पले हुए हैं, सनातन धर्म को चाहे फॉलो करते हैं या किसी और धर्म को फॉलो करते हैं, हमारी पीढ़ियाँ इसी जगह से आई हैं। तो जो भारतीय है उसकी खासियत यह है कि वहाँ पर शुरू से परंपरा दी है कि आपकी बेटी या बहन जब पराये घर जाएगी तो कुछ गिफ्ट्स आप अपनी तरफ से देंगे। पर ऐसा नहीं है कि भारतीय संस्कृति में ही, इस लगभग सभी पुरानी जो सभ्यताएं हैं वहाँ सब में पाई जाती है। यूरोपियन कंट्रीज में भी गिफ्ट्स दिए जाते हैं, पर वो स्वेच्छा से दिए जाते हैं। पर कुछ लोभियों ने इस चीज़ को कहीं ना कहीं, दोनों तरफ से, लड़की वाले भी लोभी हैं और लड़के वाले भी लोभी हैं, तो उनमें कई लोभी लड़की वाले इस प्रलोभन से देते हैं कि हमें अच्छा खानदान, पैसा कमाने वाला लड़का, अच्छी स्थिति वाला लड़का, जिससे कि हमारी रेपुटेशन में और एनहांसिंग हो जाए और हम उनसे जुड़ जाएं। तो इसलिए दहेज देने का एक रिश्वतखोरी जैसा कुछ काम चल गया। और इसी तरह से कि हमने बहुत अच्छा खानदान बना लिया है, हमने बहुत अच्छी नौकरी पा ली है, हमारा बेटा बहुत कमाऊ पूत है, तो वो उसकी बोली लगाने लग गए, तो जबरन वसूली होने लगी। तो ये पीछे एक बेसिक इंटेंशन और मोटिव गंदा वाला रहा है। दोस्तों, मैं आज आगे बढ़ूं उससे बेहतर है कि मैं आपको पहले एक कोर्स बता देता हूं, आप अपने आप को एजुकेट कीजिए। मेन कोर्सेज हैं जो कि हमारी टीम आपको सपोर्ट करती है, मैं भी इसमें साथ में जुड़ता हूं आपके, और वो ड्यूरिंग पूरे आपके कोर्स, जब तक आपका केस एंड नहीं हो जाता तब तक वो कोर्स चलता है। इसके अलावा जो मेन कोर्स के अलावा जो क्रैश कोर्सेज है उसमें आपको खुद तैयारी करनी पड़ती है, और वो प्री रिकॉर्डेड वर्जन होता है। आप वहाँ से खुद देखते हैं, स्टडी मटेरियल कंटेंट आप वहाँ से पढ़ते हैं, देखते हैं। ऑनलाइन इसका सब्सटीट्यूशन है, किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल से ही इसको सब कुछ ऑपरेट किया जा सकता है। अगर आपको लीगल रेमेडी जल्दी से जल्दी चाहिए तो आप यहाँ स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस पर मैसेज भेजिए, कॉल मत कीजिए। हमारे कई बार मना करने के बाद भी कई लोग अननेसेसरी बहुत बार कॉल करते रहते हैं और सोचते हैं कि कोई कॉल उठा लेगा। नहीं उठाते हम लोग कॉल, हम बिना अपॉइंटमेंट के बात नहीं करेंगे। आगे आ जाता हूँ मैं आज ही के मुद्दे पे। तो इसके पीछे इंटेंशन यही होती है, छिपी हुई मंशा यही होती है। तो दहेज के जो लोभी हैं वो समाज की एक छोटी सोच के लोग हैं, और गली मोहल्ले चौक पर वो लोग अक्सर ऐसा बात करते हुए मिल जाते हैं कि सब तुझे दहेज में क्या चाहिए, तूने क्या लिया। ये लड़कों की, कईयों की मेंटालिटी होती है। इसी तरह से लड़कियों की होती है, तुझे कैसा पति चाहिए, अरे मेरे पापा तो बहुत पैसा खर्च करेंगे, हम तो इस तरह का लड़का लेके आएंगे, आईएएस लेके आएंगे या बड़ी फैमिली से लेके आएंगे, हम तो बस, हमें अच्छा परिवार चाहिए। देखिए, अच्छा परिवार कभी कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। थोड़ा अपनी सोच को विकसित कर लीजिए। और रही बात, किसी को ले देकर खरीद तो लेंगे, पर उसकी मानसिकता को नहीं खरीद सकते। वो मानसिक गुलाम नहीं हो सकता है आपका, चाहे वो आपकी वाइफ हो और चाहे वो आपके पति हो। क्योंकि वो जो है ना, जो पति पत्नी का जो रिलेशन है वो यहाँ से है। अगर यहाँ से बन गया तो कभी रिलेशनशिप नहीं होता। ये हर रिलेशनशिप में, दोस्ती में, आपके व्यापार में, आपके कहीं भी सोशली जहाँ भी आप हैं, तो सोशली आप कनेक्टेड ही तब होते हैं जब आपकी फीलिंग्स की ट्यूनिंग होती है। तो जब ये पति पत्नी के नाम का रिश्ता होता है तो उसमें ब्लड रिलेशन जैसी कनेक्टिविटी नहीं होती। तो अब मैं आता हूँ कि दहेज के केसेस का मैंने आपको रीज़न बता दिया कि दहेज देने का कारण क्या है और लेने का कारण क्या है। ये सोच कहाँ से बनती? ये सोच एक तरीके से मनी माइंडेड लोगों की बनाई हुई है, और वो मनी माइंडेड लोग आज इस समाज को पूरी तरह से प्रदूषित करके बैठे हुए हैं। उन्होंने ये परंपरा और ये चाल खेल ली है, और इस तरह, इस हद तक है कि जो दहेज नहीं ले रहा उसका क्रिटिसिज्म होता है कि अरे साहब, ये तो भिखारी हैं, इनके ससुराल वाले कुछ दिया ही नहीं, ये भी भिखारी हैं, भिखमंगे, इन्होंने कुछ नहीं लेके आए। ऐसे कई गंदे ताने सुनने को मिलते हैं। उनमें से एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, बहुत सारे, इनको तो कुछ मिला ही नहीं। इतना कह देने से दर्द उभर आता है आदमी का। नहीं मिला तो क्या हुआ, हमें सक्षमता है, हम मर्द हैं, हम कमा सकते हैं। और अगर कोई बीवी हमारे को सुकून से रख रही है तो उसके साथ आए हुए गहने, उससे के साथ आया हुआ सामान इतना ज़रूरी नहीं है। मुद्दे की बात अब कि दहेज के केस क्यों लगते हैं। देखिए, दहेज के केस के पीछे
कभी भी आप पूरी तरह से लड़की को दोषी मत मानिए। उसका 30% रोल होता है, वो दो तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। या तो आपने उसको कभी सताया हुआ होता है, ठीक है, या फिर जो कि ज़्यादातर 10% केसेस के अंदर, 15% केसेस के अंदर आता है। यहाँ पे बहुत सारी नारीवादी लोग नीचे आके लिखेंगे कि नहीं नहीं लड़के ही सताते हैं, लड़के परेशान करते हैं। बिल्कुल नहीं सर, मेरे पास एक्सपीरियंस है, दिन भर 20 से 25 काउंसलिंग्स करते हैं, कई केसेस डील करते हैं, तो हमें यहाँ समझ में आता है कि असल प्रॉब्लम कहाँ है, जड़ कहाँ है। और जो दूसरा रीज़न मैं बता रहा हूँ वो है ईगो का डिससेटिस्फेक्शन, ईगो की हर्टिंग। जब ईगो बुरी तरह हर्ट होता है लड़की का, जो कि जनरली ऐसी लड़कियों का जो केसेस झूठे लगाती हैं, उनका ईगो किसी भी बात पे हर्ट हो सकता है। तुमने आज थोड़ा खाना ठीक नहीं बनाया, घर गई मम्मी इन्होंने तो मेरे लिए बोल दिया कि मैं खाना ठीक नहीं बनाती, मुझे ऐसे आदमी के साथ रहना, वो किसी बात पे भी जल सकती हैं, किसी बात पे भी भड़क सकती हैं, भुनक सकती हैं। तो ये एक छोटी सी बात को ईगो पे लेने वाले लोगों के साथ होता है। यहाँ मुसीबत यह है कि उनको आग देने के लिए वो फैमिली नहीं बैठी। जैसे पुराने ज़माने में, या अभी भी कहते हैं कि अगर माँ बाप साथ नहीं दे तो लड़की की हिम्मत ही नहीं कि वो पैर उठा ले। पर मैं ये नहीं कह रहा कि हिम्मत वाली लड़कियों के लिए कमेंट है, मैं ये उनके लिए कह रहा हूँ जो अनर्गल अपना परिवार बिगाड़ने के लिए छोटी सी बात पे अपने पति के साथ पंगा कर लेती है। ये एक रीज़न है। यहाँ फैमिली भी सपोर्ट में खड़ी हो जाती है कि हाँ बेटा तू देख लेंगे, मतलब उनका पहले से आग लगी हुई होती है किसी बात के अंदर। ये कई जगह पे ऐसा भी होता है कि लड़के को पसंद नहीं कर रहे होते, पर लड़की का तो दबाव होता है, मुझे पसंद आ गया। उसको एक गुड्डा चाहिए होता है, उसको एक पति नहीं चाहिए होता, उसको एक गुड्डा चाहिए होता है। और जब वो गुड्डा विरोध करने लगता है, क्योंकि जनरली गुड्डे जो होते हैं यानी कि जो खिलौने होते हैं वो निर्जीव होते हैं, पर जब वो रिएक्ट करने लगते हैं अपने इमोशंस के अगेंस्ट, कोई बात उन्हें समझ में आने लगती, तो ऐसी सूरत में वो लोग ये स्थिति पैदा कर देते हैं कि भाई थोड़ा सा विरोध किया और उन्हें उनकी छाती में भाला घुस जाता है कि हमारा पति हमारा विरोध कैसे कर सकता है, उसे तो जोरू का गुलाम होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हुआ। अब दूसरी चीज़ लेके आते हैं कि ये कॉम्बिनेशन के बाद दो चीज़ें आपके समझ में, माँ बाप साथ दे रहे हैं और ऐसे टाइम में वो भड़काकर उसे कोर्ट ले जाते हैं हमारे वकील साहब के पास। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो जो निभाता है व्यक्ति, जो हमेशा पर्दे में छिपा रहता है। अगर कोई गलत केस हार गए या गलत चीज़ उनसे हो गई तो वो जज साहब पे दोष लगा देते हैं, और अगर सही चीज़ हो गई तो सारा अपने ऊपर ले लेते हैं। और अगर मान लीजिए आपके केस में जितना भी रायता फैलाया जाता है, वो सारा रायता फैलाने की आइडिया और प्लानिंग वही करते हैं। लड़कों के लिए कितने उल्टे सीधे केस लगाने हैं, उसके बाप पे झूठा केस लगाना है, लड़के के फादर पे झूठा केस लगाना है, उसके भाई पे छेड़छाड़ का केस लगाना है, पति पे ओरल सेक्स का केस लगाना है, दहेज की झूठी झूठी कहानियां बनानी है, मारा है पीटा है, ऐसे किया, उल्टा लटका दिया, तेल की कढ़ाई में चढ़ा दिया, कुछ भी वो लिखवा सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि पत्नी को नरक में भेज के वापस बुला लिया, वो तो उसने पति ने तो नरक में भेज दिया था, मैं उसको नरक से बाहर ले आया। वो कुछ भी लिखवा सकते हैं। तो ये चमत्कारिक पुरुष होते हैं, ये आपकी जिंदगी में वो सब कुछ लिखवा देंगे जिसको सोच के आप तन जाएंगे कि ये है क्या मैटर। दूसरा मैटर जो आजकल सबसे ज़्यादा निकल के आ रहा है, जिसके 40% केसेस तो ऑन रिकॉर्ड हैं, पर मेरा मानना यह है कि करीब करीब अब ये डेटा पहुंच चुका है 70%, वो है अडल्ट्रियस रिलेशनशिप। कुछ के तो पहले से रिलेशनशिप बने होते हैं लड़कियों के, और वो जब लगता है कि हमारी पोल खुलने वाली है तो अपनी बदनामी से बचने के लिए वो पहले दहेज का केस लगा देते हैं। जब आप उनके लिए कहेंगे तो आप फंसेंगे, वो कहते हैं कि साहब इन्हें तो दहेज चाहिए था, अब ये हमको है ना मतलब एक बच्चलन औरत साबित करने में लग गए। तो समाज में आप और समाज में आज भी दहेज का केस लगने पर जो है हमारे यहाँ पर विक्टिम कार्ड बहुत अच्छा चलता है, चाहे वो न्यायालय हो और चाहे हमारे समाज की बड़ी पार्टी हो। ये नहीं देखा जाता जिसने पहले कंप्लेन कर दी, जिसने पहले हल्ला मचा दिया, वो विक्टिम हो गया, वो यानी कि निर्दोष हो गया, और जो उसके बाद कह रहा है इसकी गलती है, वो सबूत लेके खड़ा है, उसकी सुनी नहीं जाती, चाहे न्यायालय हो और चाहे हमारा एक समाज हो। तो इसी तरह से लड़का हमेशा, एक चीज़ और मैं इसके बीच में कहना चाहूँगा, लड़के कभी भी इंटेंडेड नहीं होते। मैं कह रहा हूँ लड़के भी अडल्ट्रियस रिलेशनशिप में वो इस तरह से इंटेंडेड नहीं होते कि वो अपनी पत्नी के साथ जागती करें। ज़्यादातर केस में होती है, मैं कहता हूँ होती है, पर ज़्यादातर लड़के अपना परिवार नहीं उजाड़ते। आपके बीच में बहुत सारे बैठे हैं जो बहुत अफेयर्स रखते हैं, बाहर सब कुछ रखते हैं, वो लौट के अपनी बीवी के पास जाते हैं, उसके हाथ का खाना खाते हैं और अपने बच्चों को दुलारते हैं। पर एक अडल्ट्रियस रिलेशनशिप में जाने के बाद आप देख लेना, वो कभी अपनी बीवी की हत्या का आपके अखबार में न्यूज़ नहीं सुनने को मिलेगा। पर पत्नी जब पति को छोड़ के प्रेमी के चक्कर में पड़ जाती है, कितने ही जहर खिलाने के वो आते हैं न्यूज़, कितने ही गला रेतने के न्यूज़ आते हैं, कितने ही अपने बच्चों समेत सबको मार देने के केस आते हैं। मतलब इतना रूड और शूड एटीट्यूड हो जाता है। तो ये अडल्ट्रियस रिलेशनशिप झूठे केसेस लगवाते हैं और इसका बेनिफिट लेने की कोशिश करती है लड़की। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी कभी फैमिली का जो इंटरफेरेंस है, लड़की पति के लिए डिवोटेड है, इमोशनल है, सब कुछ हो रही थी, पर इतना प्रेशर होता है पत्नी की साइड की फैमिली का कि तू उसको डोमिनेट कर, तू उसे दबा, तू कुचल, तू ये कर वो कर, ऐसे नहीं करेगा वैसे नहीं करेगा, हमें ये पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है, मतलब वो पूरी तरह से रोबोट बना देते हैं। यहाँ पे माँ और बहन का रोल बहुत ज़बरदस्त होता है और उनके पीछे वो अपनी झूठी कहानियाँ बनाती हैं कि हमारी बेटी को वहाँ परेशान करेगा, हमारी बहन को वहाँ परेशान करेगा, और भाई और बाप को भी आपके खिलाफ खड़ा कर देती हैं। चौथी चीज़ यह है कि रोज़गार अगर आपके
साले के पास नहीं है तो घर से चोरी करके पैसा पहुंचाया जाता है, या ससुर रिटायर्ड है तो घर पे चोरी करके पैसा पहुंचाया जाता है, और ये इंटेंशन शादी से पहले भी रखी जाती है। ये बहुत छिपा हुआ रहस्य मैं आपको बता रहा हूँ, पर अक्सर कई घरों में ऐसा भी देखा गया है। और उस सूरत में होता क्या है कि जब धीरे धीरे पोल खुलने की पोजीशन आती है तो लड़की क्या करती है, विद्रोह पे उतर आती है, और उसके घर वाले मिलकर जिस साजिश को अंजाम दे रहे होते हैं, वो देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, असहाय होते हैं, परेशान होते हैं, तो कई औरतों ने आपके घर में मदद की, पर उसके लिए परिवार नहीं तोड़ा है। मतलब आप क्या, वो क्या चाहते हैं कि हम चोरी तो करें, पर कोई हमें चोर बोले तो हम साहूकार बन जाएं, हम शरीफ बन जाएं, हम तो कहें कि तू बदमाश था। ऐसे कई रीजंस होते हैं। दहेज के केस में एक जो सबसे चुभती हुई बात है वो ये है कि कई बार बच्चे भी इसका कारण बन जाते हैं। देखिए, शादी से पहले आजकल सबके अफेयर्स होते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। कई बार क्या होता है कि जल्दी बच्चा हो गया या कुछ हो गया, तो कई बार क्या होता है कि पति बेवकूफ़ी कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा पहले या दूसरे या तीसरे महीने में बच्चा कैसे हो गया, हो सकता है इसका पहले अफेयर रहा हो, इसके मेरे से पहले कुछ। ये बड़ा गंदा सिला है। इसके लिए तो आप अंजाम भुगतेंगे, क्योंकि आपने एक बच्चा है, थोड़ा सा तो साइंस को यूज़ कीजिए, थोड़ा सा लॉजिक को यूज़ कीजिए। तो मगर क्या है कि फिर यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पत्नियां एक गलती करती हैं, हर बात में 498 डिग्री लगाती हैं। आप इसलिए फंसती हैं क्योंकि आगे जाके आपको इन केसेस में खुद को लंबा रगड़ना होता है। तो जो हुआ है ना, उतने का केस लगा देंगे ना तो भी वही रिजल्ट मिलेगा जो इन 4 से आप चाह रही थी, पर इनके चक्कर में आप सरासर झूठी हो जाती हैं। बेटर है आपको जो भुगताया गया ना उतनी की बात कर लीजिए, कोर्ट आपको उससे भी रिलीफ दिला देगा, चाहे वो मेंटेनेंस हो, चाहे एलिमनी हो, चाहे तलाक हो। लड़कों को मैं आज बता देता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो लड़कों के लिए बड़ी मुसीबत है। घर में आपकी पत्नी की और आपकी बहन की या माँ की कभी तनातनी चल गई ना, तो इसका अंजाम हमेशा लड़का भुगतता है। अगर इन दोनों के अंदर तन गई और पति एक तरफ झुक गया, या तो पत्नी की तरफ झुक गया या बहन की तरफ झुक गया या माँ की तरफ झुक गया और पत्नी को अवॉइड कर दिया या पत्नी को सपोर्ट कर दिया, तो इसमें वो जो ये जो 2 पार्ट होते हैं ना, इसके बीच का चना हो जाता है, और वो दोनों पार्ट मिलकर उसको पीस देते हैं। गुस्सा पत्नी को उसकी बहनों पे है, उसकी माँ पर है लड़के की, और गुस्सा वो निकालती है सारे केस लगाकर लड़के पे, क्योंकि उसके पास उनके खिलाफ कुछ करने के लिए ज़्यादा नहीं होता, तो वो लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करना शुरू करती है। थोड़े दिन बाद जब ये केसेस चालू होते हैं तो दुश्मनों से लड़का ही नजर आता है। तो देखिए, मेरी बात समझिए। अब भी मैं एक बात कहूँगा, दहेज ना तो लीजिए ना दीजिए, और लिया है तो भुगतिए, फिर कोई रिजल्ट नहीं है। मैंने कैश ले लिया, आपने लिया क्यों सर? आपने सामान क्यों लिया? वो दे रहे थे, हमने नहीं मांगा, ये कोई सफाई नहीं होती है। इसलिए भी आपको दहेज का, देखिए ये अब मैं सबसे बड़ा मेजर रीजन डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आपने कुछ सामान लिया है तो इनडायरेक्टली आपने एक्सेप्ट किया है ना, कि कहीं ना कहीं तो कुछ तो लिया है आपने। आप यही नहीं समझते हैं, यही चीज़ें आप नहीं समझते हैं कि आपने लिया ही क्यों। उन्होंने आपको एक पिन भी दी है तो वो दहेज है, आपने लिया क्यों? आप बाद में उन सामानों की सफाइयाँ नहीं दे सकते। आपने अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है, चलिए वो कोर्ट जस्टिफाई कर रहा है इन चीज़ों को कि भाई जहाँ डिमांड नहीं है और वो चीज़ दी गई है तो उसे गिफ्ट माना जाएगा, उसे प्रेजेंट माना जाएगा, उसे पैसे के रूप में दान माना जाएगा। पर फिर भी आप समझिए कि आप उस चीज़ की हिस्सेदारी में जा ही क्यों रहे? आपने क्यों लिया ये सब? देखिए, दहेज का मतलब गिफ्ट था। पत्नी के साथ जो उसके जीवन यापन के लिए जो सामान दिया जाता था वो उसको दें। अब आप भी लड़की वाले हैं, आप क्यों करते हैं? स्कूटर ले लो उनसे, कार ले लो, पर आपका बेटा दे दो। क्यों? क्योंकि आपका बेटा अच्छा कमाता है, आपका बेटा अच्छी नौकरी पे है, तो हमें किस तरह से मिल जाए। परिवार छोटा है या परिवार हमारे मतलब का है तो हमें इसको छीनना है, करना है। या फिर लड़का बेवकूफ़ नजर आ रहा है कि इसको दबा लेगी मेरी भी पत्नी जो है बीवी बन के, और बाद में इसकी ज़िंदगी का जैसे हम चाहे कचूमर निकाल लेंगे। बहुत सारी गंदी इंटेंशन होती है दहेज देने में भी, और लेने में भी पूरी गंदी इंटेंशन होती है। मैं दोनों के साथ नहीं हूँ। मैं आपको क्लियर बता दूं, मैंने अपनी शादी के अंदर फोर्स करने के बाद भी कभी अपनी डिमांड नहीं बताई, और मेरा इंटेंशन भी कभी नहीं रहा। तो मैं उन लोगों से, दोनों से नफरत करता हूं जो दहेज देने की बात करते हैं और जो दहेज लेने की भी बात करते हैं। तो मैं वही कहूँगा कि आप जो हैं अपने आप को इस चीज़ पे कंट्रोल करें कि अगर ये दहेज के केसेस लगते हैं तो आपको इन्हें मैनेज कैसे करना है। इसके लिए मेरे बहुत सारे वीडियोज़ बने हुए हैं, देखिए। और जो भी लड़कियां हैं जिन्होंने इस तरह की इंटेंशन से दहेज दिया है, तो आपके दहेज का सामान का सत्यानाश होने वाला है। या तो पुलिस स्टेशन में सड़ेगा या फिर आप ससुराल वालों से कभी ले नहीं पाएंगी। दहेज का केस आपने तो झूठा सच्चा लगा दिया, मगर मिलना कुछ नहीं है। टूटा हुआ परिवार, उजड़ी हुई जिंदगी और एक घटिया मानसिकता हमेशा डेवलप हो जाएगी। और ये तो मैं लड़कों के लिए भी कहूँगा कि जो इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, जिन पे ये केसेस लगे हैं, उनकी ज़िंदगी खराब होगी अगर साबित हो गया तो। किसी तरह से भी दहेज की डिमांड हो गई, अगर उन्होंने गलत चीज़ें की हैं, तो वो लोग इनोसेंट हैं जिन्होंने कभी दहेज नहीं मांगा, उनकी पारिवारिक इंटेंशन नहीं थी, कभी उन्होंने अपनी बीवी को परेशान नहीं किया, प्रताड़ित नहीं किया, सिर्फ ज़बरदस्ती उन्हें थोपा गया।
सिर्फ आप कुछ बेवकूफ़ लोगों की वजह से ये ज़्यादातर जो नंबर है, बहुत बड़ा नंबर जो है, ये परेशान हो रहा है दहेज के प्रताड़ना से। यानी दहेज की प्रताड़ना आजकल औरतें कम भुगत रही हैं, आजकल वो लड़के ज़्यादा भुगत रहे हैं जो निर्दोष थे, जिनकी कभी कोई डिमांड नहीं थी और घर में रहते उन्होंने अपनी बीवी को कभी मारा पीटा नहीं दहेज के लिए या किसी भी कारण से। मगर आज वो DV और 498 है, सिर्फ आप लोग भी बेवकूफ़ से भुगत रहे हैं। खास तौर से मैं आखिर में कहना चाहता हूँ, वकील साहब आप भी ध्यान दीजिए, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, कम से कम इतनी तो मेहरबानी कीजिए, आप भी मेल हैं, किसी दिन आप पे दहेज का केस लगेगा, आपकी बीवी लगाएगी, तब आपको पता लगेगा कि जितने झूठे केसेस आपने लगाए हैं। मैं तो कहता हूँ आप अपने ऊपर भी छोड़िए, आपका बच्चा अगर बड़ा हुआ और उस पर किसी ने दहेज का केस लगाया आपकी ही तरह किसी वकील ने, तो आपका क्या हाल होगा। थैंक यू। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आज का वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।